हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं सभी 9th क्लास के बच्चों का सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की बुक से 2 लेसन पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग ज्योग्राफी की बुक का एक नया लेसन नंबर 3 यानी पार्ट 3, और पार्ट का नाम क्या है आपके? अपवाह, है ना। इसका भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है, पहला भाग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह के बारे में। तो कुछ अफवाह क्या है, किसको अपवाह कहते हैं ना। जैसे आपका टॉपिक का नाम है अपवाह, तो आपको पता होना चाहिए अपवाह किसको बोलते हैं। अपवाह मतलब अगर हम सीधे सीधे कहें तो प्रवाह, है ना। प्रवाह यानी जल के प्रवाह को, है ना, अपवाह कहते हैं। तो जल के प्रवाह कौन से जल के प्रवाह? तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों, है ना, या धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह को, है ना, हम अपवाह कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं या धाराएं हैं, उनके द्वारा निर्मित जल प्रवाह को ही हम अपवाह कहते हैं। या इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं बच्चों, आपको और आसानी से समझ में आएगा कि अपवाह जो है वो नदी का एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है ना, जिसमें मुख्य नदी, है ना, अपनी छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं या नदियां होती हैं, उनके साथ मिलकर एक ही दिशा में क्या होती है, बहती है। यानी जब एक मुख्य नदी अब ना अपनी छोटी छोटी धाराओं या नदियों के साथ मिलकर एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह। तो मान लीजिए ये है आपकी एक रिवर, है ना, मुख्य नदी, और उसमें मिलने वाली ये छोटी छोटी क्या हैं, और धाराएं हैं, ठीक है। तो ये मेन रिवर है, मुख्य नदी है। तो मुख्य नदी अपनी इन सहायक नदियों के द्वारा जब एक ही दिशा में क्या होने लगती है ना, बहने लगती है या प्रवाहित होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया अपवाह किसको बोलते हैं। तो नदी यानी मुख्य नदी और उसकी जो सहायक छोटी छोटी नदियाँ होती हैं या धाराएं होती हैं, ये दोनों जब एक साथ मिलकर एक ही दिशा में बहने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाह कहते हैं, ठीक है, या अपवाह कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपवाह द्रोणी किसको क्या कहते हैं। अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, है ना। यानी एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते। जैसे अब हमने यहाँ बताया ना कि ये एक मेन रिवर है और उसके साथ साथ ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब ये नदियाँ, है ना, जिस क्षेत्र से क्या होती हैं, जल को क्या करती हैं, प्रवाहित करती हैं, है ना। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जल को क्या कर रही हैं, प्रवाहित कर रही हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं, है ना। तो जिस क्षेत्र से नदी या उसकी सहायक नदियों का जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसको हम उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी। जैसे मैंने एक ये सर्किल बनाकर ये क्षेत्र बना दिया, इस क्षेत्र में नदियों का जल
क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपवाह। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अपवाह द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जल विभाजक, है ना। जल विभाजक क्या है, या वाटर शेड किसको हम बोलते हैं। ठीक है, जल विभाजक का मतलब बांटना, है ना। तो जब जल क्या होता है, विभाजित हो जाता, बंट जाता है ना, दो भागों में। तो जब नदी का जल इस तरह के दो अपवाह, एक नहीं बल्कि दो अपवाह द्रोणी, है ना, को कोई ऊंचा भाग या ऊंचा क्षेत्र, चाहे वो पर्वत हो या उच्च भूमि या पठार हो, है ना। तो जब किन्हीं दो अपवाह द्रोणी को कोई ऊंचा भाग जैसे पर्वत या उच्च भूमि एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक कहते हैं। अब इसे हमने यहाँ डायग्राम में बताया। ठीक है, ये दो हमने द्रोणियाँ दिखाई, अपवाह द्रोणी, यानी ये धारा आ है ना, और ये धारा बी है, यानी एक अपवाह द्रोणी ये है, एक अपवाह द्रोणी ये है, और इनके बीच ये क्या है, ऊंचा भाग है ना। इस ये ऊंचा भाग जो इन दोनों अपवाह को एक दूसरे से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, विभाजित कर रहा, बांट रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जल विभाजक, है ना। तो जल विभाजक क्या होता, कोई भी ऊंचा भाग हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकता है, कोई भी पठार हो सकता है, जो किन्हीं दो अपवाह द्रोणियों को क्या करता हो, बांटता हो, एक दूसरे से अलग करता हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक कहते हैं। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया, अपवाह द्रोणी, जल विभाजक। अब आते हैं भारत में अपवाह, भारत का अपवाह तंत्र। तो हमने इस मैप में बहुत सारी नदियों को दिखाया ना इसमें। तो अपवाह तंत्र में हम लोग भारत की अपवाह तंत्र को अगर हम देखें तो बहुत भिन्न है ना। उत्तर और दक्षिण का जो अपवाह है उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती, भिन्नताएं पाई जाती। तो इन भिन्नताओं को हम पढ़ने के लिए भारत के अपवाह तंत्र को क्या कर देंगे, दो भागों में बांट लेंगे, है ना। अब दो भाग कौन से हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं, ये उत्तर वाली, है ना, उत्तर भारत की। और प्रायद्वीप नदियाँ कौन सी हैं, ये दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं जिसमें हैं आपका गंगा, यमुना, है ना, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक, सिंधु नदी और उसकी जो ये सहायक नदियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ये सभी नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, हिमालय से आ रही हैं। यानी उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आती हैं, हिमालय से निकली हैं, है ना। इसलिए बच्चों ये नदियाँ कैसी हैं, 12मासी नदियाँ हैं। यानी हिमालय की जो नदियाँ हैं इनकी पहली विशेषता क्या है, ये 12मासी नदियाँ। 12मासी मतलब 12 महीना इन नदियों में क्या रहता है, पानी रहता है। यानी वह पूरे साल वर्ष भर पानी से क्या रहती हैं, भरी रहती हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई हिमालय की नदियों की, कि ये 12मासी नदियाँ हैं। 12मासी क्यों बोलते, क्योंकि इनमें 12 महीने पानी रहता है। ठीक है, चलिए दूसरी विशेषता ये है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से क्या होती हैं, निकलती हैं। यानी हिमालय की बर्फीली, यहाँ पूरा हिमालय है ना, आपने इससे पहले के अध्याय में पढ़ा है। तो यहाँ ये सारी नदियाँ हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं, इसलिए 12 महीने ये पानी से क्या होती हैं, भरी रहती हैं। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं
अपने उद्गम से लेकर, उद्गम मतलब जहाँ से ये उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, वहाँ से लेकर और समुद्र में गिरने तक एक लंबा रास्ता तय करती हैं। यानी अपने उद्गम से लेकर समुद्र में गिरने तक एक लंबा रास्ता तय करती हैं। जितनी देखिए उत्तर भारत की नदियाँ, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे ये गंगा और यमुना नदी है, ये सब अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र में गिरने तक एक लंबा रास्ता क्या करती हैं, तय करती हैं। ठीक है। चौथी जो विशेषता है इन उत्तर हिमालय की नदियों की, वो ये है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं, ये अपने मार्ग में, है ना, जो निचले भाग हैं, है ना, जो पहाड़ों से मैदानों में आती हैं, निचले भागों में, तो यहाँ बहुत सारे क्या बनाती हैं, स्थल स्वरूपों का निर्माण करती हैं। कौन से स्थल स्वरूप बनाती हैं? तो ये बनाती हैं आपका विसर्ग, है ना, क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं विसर्ग, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। तो जब ये निचले भागों में आती हैं तो बनाती हैं विसर्ग, गोखुर झील और बाढ़ का मैदान और डेल्टा। कैसे बनाती हैं? अगर हम चित्र में देखें तो ये है आपकी नदी जो हिमालय के, है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, फिर उसके बाद यूं, और ये है इसका डेल्टा। ठीक, ये है नदी का विसर्ग। ये बोलते हैं इसको गोखुर झील, इसको बोलते हैं गोखुर झील, क्योंकि इसका आकार कैसा होता है बच्चों? गाय के खुर जैसा होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील। और ये है नदी का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? गोखुर बोलते हैं। और उसके बाद ये क्या है आपका? डेल्टा, यानी नदी समुद्र में गिरने से पहले जो त्रिभुज के आकार का मैदान बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो पहाड़ों से जब नदी मैदान में आती है तो वो इस तरह से बहती है, और जब इस तरह से बहती है तो वो बहुत सारी आकृतियों का क्या करती है? निर्माण करती है। जैसे वो बनाती है गोखुर झील, जो गाय के खुर के आकार का झील होता है। जब नदी मैदान में टेढ़ा मेढ़ा बहती है तो इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक, और जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो क्या बनाती है? डेल्टा। और ये क्या है बच्चों? गोखुर झील है ये, है ना, जो गाय के खुर के आकृति की झील बनती है उसको। और ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग नदी का क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होता है। ठीक है। विसर्ग का मतलब, सर्प मतलब सांप, तो सांप के समान टेढ़ी मेढ़ी बहती है ना, बल खाते हुए, इसलिए इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। और नदी जब मैदानों में मिट्टी जमा कर देती है तो वो बन जाता है आपका बाढ़ का मैदान। तो इतनी तरह की आकृतियाँ नदी अपने रास्ते में मैदानी भागों में क्या करती है? बनाती। विसर्ग, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। तो ये हो गई उत्तर भारत या हिमालय की नदियाँ। अब कौन सी है बच्चों दूसरी भारत का प्रवाह तंत्र? वो है हमारा प्रायद्वीप की नदियाँ। प्रायद्वीप भारत का ये वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप होता बच्चों वो स्थल जिसके तीन ओर क्या हो? पानी हो। आप इस देखिए भारत का ये दक्षिण भाग, इसके
तीन ओर क्या है? पानी है। इधर पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीप, है ना। द्वीप नहीं कहते हैं, प्रायद्वीप। द्वीप तो ये श्रीलंका है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, लेकिन भारत का ये दक्षिण भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीप नदियाँ। तो प्रायद्वीप नदियाँ में भी कई सारी नदियाँ हैं। जैसे आप पश्चिम में अगर देखिए तो नर्मदा है, ताप्ती है ना। इधर चलिए पूरब में तो इधर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। अब इन नदियों की क्या विशेषता है? तो प्रायद्वीप भारत की नदियों की पहली विशेषता है कि ये नदियाँ जो हैं अधिकतर मौसमी नदियाँ हैं, है ना। मौसमी नदियाँ क्यों हैं? क्योंकि इनमें 12 महीने पानी नहीं रहता है, ये केवल वर्षा में ही पानी से क्या रहती हैं? भरी रहती हैं। बाकी समय ये क्या हो जाती? सूख जाती है या इनमें पानी की कमी हो जाती है ना। तो ये कैसी नदियाँ हैं? मौसमी नदियाँ, यानी बरसात में ये पानी से भरी रहती हैं और गर्मियों में ये सूखने लगती हैं। यानी ये वर्ष भर वर्षा पर क्या रहती हैं? निर्भर रहती हैं। दूसरा है ये इनकी विशेषता कि ये हिमालय की नदियों की तुलना में छोटा रास्ता तय करती है। आप इधर देखिए मैप में कि जो हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये अपनी उत्पत्ति से लेकर, यानी जहाँ से निकलती हैं वहाँ से लेकर सागर में गिरने तक छोटा रास्ता तय करती हैं। जितनी नदियाँ ये सब छोटा रास्ता तय कर, और ये देखिए कितनी लंबा रास्ता ना, कितना लंबा रास्ता तय करती। तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में कैसा रास्ता तय करती हैं? छोटा रास्ता तय करती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। तीसरी विशेषता है कि यहाँ तो हमारी हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, लेकिन जो हमारी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं उनमें से अधिकतर जो नदियाँ हैं वो इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी, हमने पढ़ा ना पिछले लेसन में, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। तो ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकली हैं? इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती हैं और पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। केवल प्रायद्वीप भारत की 2 नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो किधर बहती बच्चों? पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो प्रायद्वीप भारत की ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती हैं, पूरब में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर। नर्मदा ताप्ती जो हैं वो पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। जो पूर्वी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं जिनमें ज़्यादातर नदियां डेल्टा बनाती हैं। महानदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी, कृष्णा भी, कावेरी। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां कोई भी डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। ये बिना डेल्टा बनाए सीधे समुद्र में सागर मर जाकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती है। यानी नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा बनाए समुद्र में क्या हो जाती हैं? सीधे मिलती हैं। जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले क्या करती बच्चों? डेल्टे का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये है हमारी हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, यानी भारत का अपवाह तंत्र। भारत का क्या है? ये अपवाह तंत्र है। क्यों अपवाह तंत्र है? कि इसमें जितनी मुख्य नदियाँ हैं वो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक ही दिशा में क्या हो रही हैं? बह रही हैं।
ये भारत का इसीलिए क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी इस लेसन का दूसरा भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। अगर समझ में कुछ ना आए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो गृह कार्य ले लीजिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बच्चों। मैं 2 क्वेश्चन दी हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप में, इसका उत्तर बड़ा नहीं है, केवल 2-3 लाइन में। जल विभाजक क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। दीर्घ प्रश्न 1 है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए, है ना। हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ को हो जाएगा बच्चों। तो हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो थैंक यू बच्चों, काम ज़रूर करिएगा और मुझे दिखाइएगा, ठीक है। थैंक यू।